देखिए, 3 राज्यों में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी अब 2024 की तैयारियों में जुट गई है। 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए पदाधिकारियों को सॉलिड मंत्र दिया जाएगा। उन्हें वो तमाम ट्रिक बताई जाएंगी जिसके पीएम मोदी जीत की, जिसके जरिए हैट्रिक लगाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में जीत का विनिंग फॉर्मूला बना लिया है पहले ही। आज हम आपको बताएंगे कि 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी ने कैसे बढ़त बना ली है और उस बढ़त को स्थायी बनाने के लिए बीजेपी की क्या तैयारी है। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। सब जय जयकार लगा रहे हैं क्योंकि मोदी जी है तो ही मुमकिन है। मोदी, 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 मोदी। कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा और ये मोदी की गारंटी है। गजब का आत्मविश्वास है, गजब का सियासी यकीन है, गजब की भविष्यवाणी है। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। जीत की जिस हैट्रिक की प्रतिज्ञा दोहरा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस भरोसे के साथ सत्ता में भगवा पार्टी के लगातार वापसी का दावा कर रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता, उस पर अब अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने मुहर लगा दी है। रेटिंग एजेंसी फिंच ने दावा किया है कि 24 के चुनाव में मोदी की जबरदस्त वापसी हो रही है। अमेरिकी एजेंसी ने कहा है, काफी हद तक ये राय है कि भारत में मौजूदा सरकार के पास ही सत्ता बनी रहेगी। भारत में अगले साल अप्रैल मई में आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसा होने पर व्यापक नीतिगत निरंतरता बने रहने का संकेत मिलता है। मोदी, 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 मोदी। एक के बाद एक चुनाव जीत रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास का विस्तार है, लेकिन सवाल यहीं से है, क्यों ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी? क्या वाकई बीजेपी ने 165 दिन पहले लोकसभा का आधा चुनाव जीत लिया है? क्या 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का 2024 में बड़ा असर होगा? ये तस्वीर भोपाल की है, जब नई सरकार कर्तव्य निष्ठा की शपथ ले रही थी। मैं डॉक्टर मोहन यादव। सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, फिर जगदीश देवड़ा और उसके बाद राजेंद्र शुक्ला ने की शपथ ली। तीनों नए चेहरे और तीनों चेहरों के जरिए बीजेपी ने 3 जातियों को साधने की कोशिश की। जब हिंदुस्तान के हृदय स्थली में भगवा पार्टी की कमान नई लीडरशिप के हाथों में सौंपी जा रही थी, तब वहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। गृहमंत्री अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे। जब आसमान में सूरज चढ़ रहा था, तब भोपाल में नई सरकार बन रही थी, और जब सूरज ढल रहा था, तब छत्तीसगढ़ में फिर से कुछ यूं कमल खिल रहा था बड़े मंच पर कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। सबसे पहले विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, फिर अरुण साव और तीसरे नंबर पर विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये भी तीनों नए चेहरे हैं, तीनों 3 जातियों से। रायपुर में भी लंबा चौड़ा मंच सजा हुआ था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज कतार में बैठे हुए थे। नई पीढ़ी के हाथों बीजेपी में सत्ता हस्तांतरण का चश्मदीद बन रहे थे। 15 दिसंबर को राजस्थान में भी नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। यहाँ मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा तो 2 डिप्टी सीएम में से एक दलित, दूसरा राजपूत होगा। पूरी टीम नई होगी। दरअसल यही नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास की प्रस्तावना है। वो नींव है जिसके ऊपर जीत की हैट्रिक बनाने का विश्वास है।
मोदी सरकार की सत्ता में फिर से वापसी का आधार है। यही पीएम मोदी की प्लान बॉस का हिस्सा है। विकास के बीच जाति और धर्म में उलझी सियासत की डिक्शनरी में सबसे पहले बॉस का मतलब समझिए। बी मतलब ब्राह्मण, ओ मतलब ओबीसी, एस का मतलब शेड्यूल कास्ट यानी दलित और दूसरे एस का मतलब शेड्यूल ट्राइब मतलब आदिवासी। इसी प्लान के जरिए नरेंद्र मोदी चुनावी राजनीति में वो लकीर खींचने के लिए संकल्प ले रहे हैं जो अब तक सिर्फ नेहरू ने किया। देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। उन्होंने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है उसके पीछे कारण यही है कि उनका आत्मविश्वास मजबूत है और 3 राज्यों के चुनाव ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूती दी है। अब जरा समझिए कि हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के जरिए मौजूदा सियासत के सबसे बड़े साधक कैसे लोकसभा चुनाव को अपने हिसाब से साधने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीएम और छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम ओबीसी हैं। देश में ओबीसी की आबादी करीब 44%, 50% से ज्यादा ओबीसी आबादी वाले राज्यों में लोकसभा की 250 से अधिक सीटें। चुनाव दर चुनाव ओबीसी का नरेंद्र मोदी पर यकीन बढ़ता जा रहा है। 2009 लोकसभा चुनाव में 21% ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ था। मोदी की जब एंट्री हुई तो 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 34% हो गया, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 10% ऐड होकर ये करीब 44% पहुंच गया। जब ओबीसी का समर्थन 44% था तो बीजेपी को 303 सीटें मिली। इनमें ओबीसी के 85 सांसद हैं। इस बार भगवा पार्टी सीटों की इस गिनती को आगे बढ़ाने की तैयारी में। इसके लिए बीजेपी ने ब्राह्मणों के हाथ सत्ता सौंपकर अपने परंपरागत सवर्ण वोट को भी साधा है। देश में करीब 22% सवर्ण है। देश की करीब 125 सीटों पर सवर्ण समाज का असर है। पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को सवर्ण वोटरों में बढ़ोतरी हुई है। 2009 की बात करें तो उस वक्त बीजेपी को 29% वोट मिले थे, 2014 में 47% हुए और 2019 में ये बढ़कर 52% हो गए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सत्ता में सवर्णों को लाकर बीजेपी इस आंकड़े को भी बढ़ाना चाहती है। हालांकि इस बार बीजेपी का फोकस आदिवासी समुदाय पर भी है। देश में करीब 9% आबादी एसटी समाज की, 47 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित, करीब 60 सीटों पर एसटी समाज का असर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के आदिवासी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की। नवंबर में बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड में खड़े होकर पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, सामाजिक न्याय जनरल बातें हुई। मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान को लेकर। पिछले चुनाव में बीजेपी को बड़ी तादाद में आदिवासी वोट मिले भी। साल 2009 के लोकसभा चुनावों में जहां बीजेपी को महज 24% आदिवासी वोट ही मिले थे, तो वहीं ये संख्या बढ़कर साल 2014 के लोकसभा चुनावों में 38% तक पहुंच गई। और बात की जाए 2019 के लोकसभा चुनावों में तो करीब 44% आदिवासी मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा जताया। 2019 में बीजेपी के 303 में से 31 सांसद आदिवासी थे। आदिवासी राष्ट्रपति के बाद छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर नया संदेश दिया। ऐसे ही बीजेपी की कवायद दलित वोट बैंक को भी साधने की। देश में करीब 17% आबादी एससी समाज की है। देश की 84 लोकसभा सीटें एससी समाज के लिए रिजर्व है, लेकिन 100 से ज्यादा सीटों पर एससी प्रभावी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 46 दलित सांसद बीजेपी के टिकट पर जीते थे। बीजेपी भी इस आंकड़े को बेहतर करना चाहती है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्लान तैयार कर लिया है। 22 और 23 दिसंबर को बीजेपी ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी तक को बुलाया गया है। जेपी नड्डा की अगुवाई में होने वाली बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी हर चुनाव को पूरी शिद्दत से लड़ती है, फिर चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, विधानसभा का हो या फिर हो लोकसभा का। 5 राज्यों में चुनावों के खत्म होते ही बीजेपी सत्ता के फाइनल के लिए जुट चुकी है। जिन 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं, वहां की सीटों का समीकरण समझिए जरा। देखिए, राजस्थान में लोकसभा की 25, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, तेलंगाना में 17 और मिजोरम में 1 सीट है। इन 5 राज्यों में कुल सीटों का आंकड़ा अगर देखें तो ये 83 पहुंच जाता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 83 में से 65 सीटों पर जीत मिली थी। उत्तर भारत के 3 राज्यों में जीत का असर समूचे हिंदी पट्टी पर पड़ सकता है।
इसी लोकप्रियता को वोट की कसौटी पर कसने के लिए मौजूदा भारतीय राजनीति के पुरोधा ने सत्ता के सेमीफाइनल में टेस्ट किया। अपने नाम के साथ साथ केंद्र सरकार की पहचान रही तमाम विकास योजनाओं को लोगों के सामने रखा। और जब 5 राज्यों का नतीजा आया तो उत्तर से दक्षिण तक मोदी मैजिक परिलक्षित हो रहा था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने रैली और रोड शो में 43 सीटों को कवर किया, जिनमें से 30 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। हर रैली में केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी के 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी राज्यों के चुनाव में गुलाल की तरह उड़ गई। 5 राज्यों के नतीजों ने ये साबित कर दिया कि अब भी मोदी मैजिक बरकरार है। कार्यकर्ताओं का जज्बा बढ़ गया, पार्टी को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई। चुनाव सारा एक मनोवैज्ञानिक खेल है। इन चुनावी नतीजों के दम पर बीजेपी लोकसभा चुनाव तक एक उत्सव का माहौल बनाकर रखेगी, क्योंकि बीजेपी नैरेटिव, मुद्दों और इवेंट को अपने हिसाब से घुमाने में खूब माहिर है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में 65 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 2019 में बीजेपी ने 61 सीटें जीती थी। इस बार ये स्ट्राइक 100% करने की तैयारी है, क्योंकि 2019 के चुनाव में तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की। 2023 के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से साफ संकेत मिल गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। देश के परिणाम जो इंगित करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि 24 में उसमें कोई बदलाव होने वाला है। रही बात क्या समीकरण बनते हैं, विपक्षी एकता कितना गुल खिलाती है, क्या होता है, ये अलग की बात है। हिंदी पट्टी के सूबे मसलन बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 193 सीटें। इन राज्यों में 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। विधानसभा चुनाव के इफेक्ट को देखें तो यूपी और बिहार में ही बीजेपी को और ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी के होने से ही। सीएसडीएस के मुताबिक नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी रेटिंग अभी भी 38 है, वहीं ज्यादातर विपक्षी नेता सिंगल डिजिट पर हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पर बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस और ज्यादा आक्रामक हुई। वहीं राहुल गांधी भी फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए। इसके चलते इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की अगुवाई की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हुई, और उसी का असर था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पूरी आक्रामकता के साथ लड़ती हुई दिखाई दी। लेकिन राहुल गांधी जाति को सीढ़ी बनाकर कांग्रेस को सत्ता के शीर्ष पर बिठाने की फिराक में लगे रहे। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात कर मोदी सरकार को घेरते रहे, मगर बीजेपी ने मोदी सरकार के विकास के साथ साथ धर्म की ऐसी बिसात बिछाई जिसमें राहुल की जाति नीति चारों खाने चित हो गई। इसकी 2 वजहें थी। पहली ये कि जब धर्म की बात आती है तो इसके अंदर सारी जातियां आ जाती हैं, और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों के जाति कार्ड के काट में अपनी नई जाति बनाई। महिला, युवा, गरीब और किसान के रूप में जातियों को 4 भागों में ऐसे बांटा कि इसमें सारी जातियां ही समाहित हो गईं। हालांकि जीत की शानदार हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। रत्ती भर चूक करने के मूड में नहीं। ये वजह है कि मोदी की गारंटी वाला नारा गढ़ा गया है, और उसका आधार है बहुप्रतीक्षित राम मंदिर, धारा 370 से जम्मू कश्मीर की आजादी और 3 तलाक का कानून, जो बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा। इसके अलावा बीजेपी 2024 के चुनाव में मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीनेशन और G20 की सफल बैठक को आगे रखकर चुनाव लड़ना चाहती है। 370 पर जनता की अदालत तो क्या कहती है, लेकिन देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सही कहा। इसी तरह 3 तलाक का मुद्दा था। बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से जो काम किया है बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, उस काम के चलते एक प्रो इनकम्बेंसी पूरे
देश में दिखाई पड़ रही है। राम मंदिर निर्माण भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा फायदे का कारण बनेगा, क्योंकि देश में राम मंदिर निर्माण की बात करने वाली भाजपा मंदिर निर्माण करके उसका उद्घाटन करके देश के लोगों के लिए उसके दरवाजे खोल रही है। हालांकि कांग्रेस को अब भी लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो हुआ उससे उलट 24 का चुनाव होगा। इसके पीछे तर्क यह है कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को कुल 4.92 करोड़ वोट मिले, वहीं बीजेपी को 4.80 करोड़ वोट मिले, यानी बीजेपी से कांग्रेस को 12 लाख ज्यादा वोट मिले। लेकिन इसमें पेंच यह है कि हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी को ही ज्यादा वोट मिले। तेलंगाना और मिजोरम में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को 60 लाख ज्यादा वोट मिले। बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि 2018 में तेलंगाना में बीजेपी के एक विधायक थे, तब 14 लोकसभा सीटें जीती थी। 2023 में तेलंगाना में 14% वोट शेयर के साथ बीजेपी के विधायकों की संख्या 8 हो गई। दक्षिण में बीजेपी के लिए यह नया द्वार है और इस द्वार के जरिए पीएम मोदी तमाम दक्षिणी राज्यों तक विस्तार करने के लिए तैयार है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। पीएम मोदी को यकीन है कि उनकी सरकार जीत की हैट्रिक जरूर लगाएगी।